नमस्कार साथियों, मैं विकास भदौरिया। जैसा कि आप सभी को पता है, वॉइस ऑफ यूथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवा बुद्धिजीवी मिलकर अपनी बात रखते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में अपनी बात को, अपने संवाद को पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि श्री राम भदावर जी जुड़ रहे हैं। राम भदावर जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ इटावा से कुछ युवा साथी जुड़ रहे हैं। वैभव सिंह, आप नगर कारवा हैं, एक यूथ हैं। आदित्य बरुआ, आप एक कलाकार हैं। इसी के साथ एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा परिहार जी जुड़ रही हैं। आदित्य जी, आदित्य बरुआ जी हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ सीखा है और मुझे भी सीखने को मिलता है। और ये हमारे आर्टिस्ट हैं और आएं और अपनी बात को रखें। सभी को प्रणाम। जैसे कि भैया ने बताया कि छोटा अनुज हूँ, तो क्षमा करना अगर मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो। तो मैं अपनी आयु की बात कर पाऊंगा यहाँ पर, और जितना मैंने अभी तक महसूस किया है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो मैंने महसूस किया है अपने अनुभव से, जितना भी मैं अभी तक जिया हूँ, हालांकि छोटा सा ही अनुभव है, तो वहां पर जैसा कि भैया ने बताया पहले ही, राम माधव जी भैया ने पहले ही बता दिया था, और भैया ने भी उस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है कि हम लोग अपनी सरकारी संपत्ति को ही नुकसान करते हैं। ये सब बात है, हम सब अवगत हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रभक्ति उसी दिन आती है जिस दिन 26 जनवरी होती है, उसी प्रकार से ये बातें भी हमें उस दिन याद आती हैं जब किसी को पता नहीं होती हैं। तो वही चीज है, जानते सब लोग हैं, लेकिन जैसे कि सबको पता है कि सुबह योगा करेंगे, शाम के टाइम अगर हम खाना कम खाएंगे और उसके बाद हम टाइम से सोएंगे, शाम से उठेंगे, दिन में गर्म पानी पिएंगे, परहेज करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कोई करता है क्या? नहीं करता। रात में 2 बजे सो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी पता है कि अगर स्कूल में हम जाएंगे, प्रॉपर सिलेबस अपना करेंगे, टाइम टू टाइम एग्जाम देंगे, बंक नहीं करेंगे, तो जेम से और 50% तो हर बच्चे के आएंगे। फिर तब भी 15%, 15 नंबर, 14 नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसी बात नहीं किसी को नहीं पता, सबको पता है कि कौन सा काम करने से क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये, हम उस चीज को तब तक सीरियस नहीं लेते हैं जब तक कि, जैसे कि जब हमारा एग्जाम आ जाता है और एग्जाम का एक दिन पहले जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो वाला सीरियसनेस एक दिन पहले ही होता है। तो मैंने और भी अपनी चीजों से माध्यम किया है, जैसे कि भैया ने बताया अभी कि वो क्यों नहीं, उन्होंने 28 साल के होकर उन्होंने अभी तक फॉर्म भरा है। प्रॉब्लम ये है, मैंने भी फील किया है, हालांकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे फैमिली में भी यही चीज रही है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, वो ही फ्यूचर है, वरना तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। जैसे कि भैया ने बताया, मैं भी कलाकार हूँ, मुझे भी आगे इसी क्षेत्र में जाना है, लेकिन चुनौती तब आ जाती है जब हमें अपने ऊपर विश्वास कम होता है। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आपका कविता का क्षेत्र हो सकता है, कलाकार का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एंकरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि आज के समय में आपने भी बताया कि मोदी जी ने इससे पहले एक अपने भाषण में कहा था कि पकौड़ा तलने से भी रोजगार है, लेकिन लोगों ने उसका भी मुद्दा बना लिया। प्रॉब्लम ये, हम लोगों को हर चीज का मुद्दा बनाना है, और उसके थ्रू उन्हें ये नहीं मतलब वो मुद्दा बनाने से हमें ग्रहण क्या हो रहा है, वो हमें फेमस कर रहे हैं या फिर उन लोगों के बीच में जलील कर रहे हैं, लेकिन उनको हाइप पर आना उस मुद्दे को बनाकर। तो उसी बीच में, जैसे कि अभी अपने बीच में प्रफुल्ल बिलोरे, उन्होंने भी चाय बेच कर ही छोटा सा काम करके आज वो मिलीनियर बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर पुराने लोगों की बात करें, आज के लोगों की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में मैं इंक्लूड, मेरी एज के भी सभी लोग एक्सक्यूज देते हैं। प्रफुल्ल बिलोरे, अरे आपको नहीं पता, उसने और कुछ भी किया होगा, उसके सपोर्टर रहे होंगे, तब वो चाय बेच के मिलियनर बना, हर कोई नहीं बनता है। अगर वही बात करें सचिन तेंदुलकर की, अरे भाई वो जेन्युइन आर्टिस्ट था, वो लीजेंड था। मैं पूछता हूँ भाई, किसी का माथे पे लिखा है कि तुम लीजेंड हो? या किसी का माथे पे लगा कि तुम पैदा होकर जो बनोगे तुम ही सचिन तेंदुलकर बनोगे, और कोई बन नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंतजार करते हैं कोई दूसरा आके हमें मोटिवेट करे, तब हम कहें हाँ ये तुमने जो बात बताई यही है मेरे अंदर। और जब तक उसका मोटिवेशन रहेगा तब तक हमारे अंदर जोश रहता है। जिस दिन उसने कह दिया, भले ही तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उसने कह दिया यार तेरे काम में मजा नहीं आया, तुम कहोगे यार कह तो सही रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज में सर्वज्ञ ज्ञानी है। हम अगर सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, किसी ने बोला आज तुम्हारी सिंगिंग में अच्छी नहीं थी, एक्टिंग अच्छी थी, तो हम अब वहां से डाइवर्ट कर देंगे, सिंगिंग में से छोड़ के एक्टिंग में चले जाएंगे। जब यही चीज हमारे साथ होती है, वहीं पर एग्जाम में होता है, जब हम लोग, हाँ, जब हम लोग तैयारी भी कर रहे होते हैं, जो मैंने खुद पर्सनली फील किया है, सीडीएस की, एयरफोर्स की, नेवी की, साथ में एसएससी सीजीएल की, जब हमारे दिशा ही 4 बंधे हुए हैं, तो हम कैसे मान लें आपके 100% भी चारों दिशा में जा रहे होंगे? एक टाइम पर व्यक्ति एक जगह पर जब देख सकता है 2 आंखों से, 4 दिशाओं में देख नहीं सकता, तो काम कैसे कर सकता है 4 दिशाओं में? और ये आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या चल रही है, और जो मैंने पर्सनली फील किया है, सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्षमा करना अगर कुछ भी अन्यथा शब्द निकले
तो जब बाहर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आस-पास के मोहल्लों के लोगों में ये उम्मीद बन जाती है, घरवालों की उम्मीद बन जाती है, उनको तो यही हो जाता है, पहले ही आश्वस्त हो जाते हैं कि बच्चा अगर डिफेंस की तैयारी करने गया है, आईआईटी की करने गया है, तो अब तो वो बन के आएगा। और उसके बाद बच्चे को भी एक ऐसा गर्व हो जाता है कि वो आके उसकी जॉब लगनी है, तो वहाँ पर भी वो उस समय भूल जाता है कि वो आया किस उद्देश्य से था, वहाँ की वो रंग-रंगलियों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आता है, अब चूँकि पिताजी को तो नहीं पता, वो तो सब रिश्तेदारी में बता चुके हैं कि बच्चा हमारी दिशा आईआईटी की कर रहा था वगैरह, 2 साल से और कर रहा था और हाँ, जितनी दूर जा रहे हो उतना जाना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। अब बच्चा चूँकि घर पर आ चुका है, अब वो क्या शकल दिखाए अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो। और खुद के अंदर भी ज्ञान नहीं है, 2 साल जो कोचिंग की उसमें भी तुम घूमते रहे, तो खुद भी खोखले हो। पापा बोलते हैं आईएएस की तैयारी की थी? हाँ पापा की थी। तो अब कोचिंग खोल लो ना। अब कहाँ से खोल ले जब उसने पढ़ाई नहीं है। और जॉब कर कैसे ले वो? क्योंकि वो आईएएस की कोचिंग करके आया है। और छोटा बिज़नेस डाल नहीं सकता क्योंकि इतने 1 लाख रुपए तुम पहले ही खर्च कर चुके हो। प्रॉब्लम ये डिसीज़न लेने से पहले हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं होते, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम हर सूरत में अपने वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो तक रख पाएँगे कि नहीं रख पाएँगे। इसी वजह से आज के युवा उस स्टेशन पे आ जाते हैं जहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर हताश होते हैं, कहते हैं मेरा जीवन में तो डिप्रेशन आ गया है, डिमोरलाइज़ हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर लोगों से जुड़ते हैं और जैसा कि भैया ने बताया कि योग्यता है नहीं, हम शॉर्टकट चाहते हैं, जैक चाहते हैं और जो कि पिछली सरकार में होता था, इसीलिए लोग फिर वहाँ पर घूम फिर के आ जाते हैं कि पिछली सरकार को लाइए, हमें हमारे साथ के वर्ग के लोग हम कहते हैं, आने दो सरकार, हमारी भर्ती तो पक्की है। हम कहते हैं भाई कैसे पक्की है यार, तुम्हारे तो केवल 50% आए। क्योंकि वो कहते हैं भाई अरे यार हमारे चचा जी हैं ना, वो चचा जी हमारे करा देंगे। तो फिर अब हम कहते हैं भाई ठीक है फिर तो अब यहाँ से उन अच्छा। वर्गों को तो फ़ायदा है। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन हाँ, हर पार्टी में लोग होते हैं पर हम पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विचार के समर्थक हैं। तो विचार जिस पार्टी के अच्छे होंगे हम उसके समर्थक करेंगे, लेकिन जब विचार से लेके पार्टी से लेके व्यक्ति से सब ही लिप्त हैं उसमें तो हम किसका समर्थन करें? उस समय तो एक मुझे अपने भाई साहब हैं हमारे पंथ प्रचारक जी, उनका एक वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति क्लास में जा रहा था तो उसके गुरुजी ने उससे बात पूछी थी कि बताइए, आप मुझे बताइए यहाँ पर जो फिगर बने हुए हैं इसमें से एक हाथी के अंदर कोई भी पशु के अंदर कितने पैर होते हैं? तो सब लोगों ने बताया 10, 12, 13, 5, 8, 9 उसी में से एक विद्यार्थी ने बताया 3। तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने उसी को हेड बना दिया और कहा तुम ही टॉप रहोगे। तो लोगों ने पूछा भाई सही उत्तर तो उसने भी नहीं दिया, तुमने उसे ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो सत्य के सबसे ज़्यादा करीब था। 3 उसने बताए, हालाँकि 4 होते हैं लेकिन सत्य के करीब वही था। तो आज के समय में जितनी भी पार्टियाँ हैं, जो भी चीज़ है, वहाँ पर जो सत्य के करीब है, जो इन सिचुएशन को भाँप कर कार्य करने के लिए आगे आ रही है, विचार तो कर रही है कम से कम और अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो वो इस समय भाजपा की सरकार है। हालाँकि सब में कोई न कोई दोष होता है, इंसान से गलती होती है, लेकिन अब सर्वज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने आप को अभी रोकना चाहूँगा। क्षमा करना मैं थोड़ा फ़ास्ट बोलता हूँ। बाकी आप भैया आप देखिए। बहुत शानदार। क्या बात है। मतलब विषय को कैसे रखा जाना चाहिए, शुरुआत से लेके अंत तक धारा प्रवाह कैसे बोला जाना चाहिए, ये मैं जरूर सीखूंगा आपसे, है ना। अमित जी को मैं पहली बार सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो इतनी तैयारी कर रहे हैं या आप इतने प्रेशर होने के बाद और जो मैं तेज आपके फेस पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आप आगे पॉलिटिकली जाइए या फिर आप जॉब में जाइए। आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग करिए क्योंकि आपका जो सोचने का, बात करने का, बोलने का तरीका है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा, बच्चों को, युवाओं को खास तौर से और खास तौर से 9 to 12 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनसे जाके बात करें और आप बहुत प्रभावी वक्ता रहेंगे उनके बीच। मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद। चित्रा जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, यूथ को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, और आदित्य जी ने भी संक्षेप में अपने विषय रखा और उसमें बहुत सारी बातें बताई जो हमारे आज के यूथ को, आदित्य जी बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, और ऐसी सोच अगर हर एक युवा की हो गई तो हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। आज का जो हमारा मुद्दा था बेरोजगारी का, सारे लोगों ने अपना अपना विषय रखा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, खास करके अभी सारे लोग इसमें इटावा के जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सभी से आप जैसे इटावा के कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, कुछ लोग इटावा रह रहे हैं, अभी सारे लोग लगभग रह रहे हैं, तो एक एक मिनट का हम सभी से संक्षेप में अपने इटावा का तो आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले जो अपने हमारे साथ में युवा साथी जुड़े हुए हैं उनसे, और फिर अंत में हम श्री राम मधावर जी से, ठाकुर साहब से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं।
आदित्य जी अपनी बात को 1 मिनट में संक्षेप में थोड़ा इटावा के विषय में बताने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। ठीक है आदित्य जी। देखिए, जैसा कि दीदी ने और भैया ने सभी ने सब कुछ तो कह ही दिया है, और मैं जो इटावा में रह रहा हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से अनुभव कर पा रहा हूँ अभी सभी दोस्तों से और माहौल से। तो बाकी एक छोटा-सा चीज़ मैं कहना चाहूँगा एग्ज़ाम्पल तौर पर, कि दर्द सबको होता है, मुझे घुटने का है, आपको कोहनी का है। अब लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो कोहनी का दर्द है वो सबसे अधिक है, मेरे घुटने का वो कम है। सबका दर्द सबके बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सब अपनी अपेक्षाओं के अनुसार लोगों को चयन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसा कि भैया ने बताया, कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे रिश्तेदार मिल जाएँ उसके बारे में सोचते हैं, फिर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ लें, उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, अल्टो से मारुति सुजुकी देके जीवन यापन कर लें। वो ही सोच हो रखी है, और वो सोच खाली इटावा की नहीं, इटावा, उत्तर प्रदेश, देश, तीनों ही जगह यही हाल है। अगर हम अपने घर को लेके चलते हैं तभी अपना शहर होगा, शहर से प्रदेश होगा, प्रदेश से देश होगा। जब हम अपने आप ही को केंद्र बिंदु बना के चलते हैं तो हम यहाँ पर मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। रामायण में एक चौपाई है, भय बिन होत न प्रीत, और भय ही इस चीज का कारण है। जब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से कौरव और पांडव थे, कौरव चाहते हैं कि उनके पक्ष का हो, क्योंकि जब कौरवों के पक्ष का होगा तो उनको भय नहीं होगा उनका कार्य करने से। वहीं पांडव जो हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि हम काम करेंगे, सत्यता से करेंगे, और जो उसके योग्य हो उसको वो फल मिले, यहाँ से वो राजी नहीं है। तो बस यही नीति चली आ रही है हमारे इटावा में। जो लोग चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, आराम से कार्य हो जाए, वो चाहते हैं कि सरकार आ जाए। हालांकि उन्हें पता है, साक्षात गवाह है इस बात के, बोलते हैं गुंडागर्दी बढ़ेगी, रात को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी पुलिस में। वो शहर की बात नहीं है, शहर में होंगे। शहर का जब कोई एक विधायक बनेगा, उसके जैसे कि भैया ने बताया, बनेगा तो हमारे भाइयों के बीच में से ही, उसके भी कोई ना कोई चाचा भतीजे होंगे, उसके भी कोई ना कोई बच्चे होंगे, उनकी वहां पर दबंगी चलेगी। मैं अपनी तरफ से शाखा में प्रवास करता हूँ, जंग का तो यही प्रयास रहा है कि जातिवाद से हटकर हिंदू को एकत्रित करना, तो वहां पर बहुत हमारा सही। यही प्रयास रहता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने के लिए श्री वैभव भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेरोजगारी का विषय रखा, युवाओं का विषय रखा। हम और आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। हमारे बीच में आदित्य बरुआ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत अच्छी बात बताई, इटावा के लिए जो बात बताई, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक रस्सी में पुरोने का काम करती हैं। अगर हम एक साथ आकर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें कोई काम करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। चित्रा परिहार जी ने इटावा की मूलभूत जो समस्याएं हैं, युवा, महिला, बेरोजगार, सभी के ऊपर अपने विषय को संक्षेप में रखा। सबसे बड़ा उनका शिक्षा का विषय था। आपने बहुत ही अच्छे से जो शिक्षा है, शिक्षा की जो नीति है, रीत है, उसके ऊपर अपना जो उद्बोधन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम ऐसे ही साथ में जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बड़े भाई ठाकुर साहब को देना चाहेंगे, राम भदावर जी को देना चाहेंगे। आप हमारे ही गृह जनपद से आते हैं, और आपने जो हमारे गृह जनपद का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है, इसके लिए हम सदैव गौरवान्वित होते हैं। हम सामने से आपसे बेशक कुछ ना कह पाते हो, लेकिन हमारे दिल में जो है वो आप जानते हैं। आपका मैं आज के उद्बोधन के लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी का इस कार्यक्रम में आगे भी आना होता रहेगा, तो आप अपना मन और अपने विषय को तैयार रखिएगा। एक दिन पहले आपको फोन आ जाएगा और आप सभी आमंत्रित हो जाएंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।